हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है, यानी कि उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। और हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना है कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो टर्म है, यानी उसका जो कार्यकाल का जो समय है वो कितना होता है। जैसे इंडिया में 5 साल टर्म रहता है, तो यूएसए में कितना होता है, जल्दी से कमेंट्स में लिखो और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इस साल 2024 में जो इलेक्शन होने हैं वो नवंबर के मंथ में होने हैं। तो नवंबर 2024 में भाई आपके इलेक्शन होने हैं। उससे करीबन 1.5 साल पहले का मतलब मान लीजिए मार्च अप्रैल 2023 से ही ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस इलेक्शन का स्टेप 1 क्या है। तो स्टेप 1 ये है कि जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि वो यूएसए के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वो सभी अपना नाम रजिस्टर जाके करवाएंगे फेडरल इलेक्शन कमीशन ऑफ यूएसए में। तो फेडरल इलेक्शन कमीशन जो यहाँ का होता है, वहां पे जाके आप अपना नाम रजिस्टर करवा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूएसए में एक पार्टी से भी मल्टीपल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, यानी कि एक ही पार्टी से 10, 15, 20 कैंडिडेट्स भी इस चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? इंडिया में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। तो अब इन्होंने अपना जब नाम रजिस्टर करवा दिया, उसके बाद ये प्रक्रिया कब हो रही है आपकी, मार्च अप्रैल के अराउंड हो रही है। तो अब इनके पास पूरा का पूरा साल बचा हुआ है कि भाई आप पूरी कंट्री में घूमो, अलग अलग स्टेट्स में घूमो। यहाँ तो 50 स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में जाके अपना प्रचार प्रसार जो भी करना है वो सब करो और अपनी जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाओ। तो अब साल खत्म होगा, उसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 को कहते हैं प्राइमरी इलेक्शंस। लिख देते हैं यहाँ पे प्राइमरी इलेक्शन। प्राइमरी इलेक्शन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। तो ये एक तरीके से घर में मुकाबला वाली सिचुएशन है। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था कि यहां पर एक पार्टी के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट चुनाव के लिए उठ सकते हैं। तो इन्हीं पार्टी के अंदर के कैंडिडेट्स के बीच के चुनाव को कहते हैं प्राइमरी इलेक्शन। मान लीजिए यहां पर एक पार्टी ए है, ठीक है, उसके यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब इन 6 कैंडिडेट के बीच पे मुकाबला होगा। और यूएसए में 50 स्टेट हैं। प्राइमरी इलेक्शन हर स्टेट में एक ही टाइम पे नहीं होता है, धीरे धीरे करके। जैसे 2024 स्टार्ट हुआ, तो मान लीजिए जनवरी से प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो जनवरी में कुछ स्टेट्स में हो गया, फिर फेब में हो गया, फिर मार्च में हो गया। इस तरह से अलग अलग ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती है आपकी। मान लीजिए अगस्त सितंबर तक भी चली जाती है कभी कभी, तो जनरली जुलाई अगस्त पे खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए पहले स्टेट में इलेक्शन हुए, तो कुछ लोगों को पता चला कि भाई उनकी लोकप्रियता कम है, तो वो खुद ही बैक स्टेप कर लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे कर करके आपको लास्ट में 1 या 2 कैंडिडेट मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इस साल 2024 में क्या हुआ था। आपको पता ही है कि यहाँ की 2 मेजर पार्टीज क्या, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। तो रिपब्लिकन पार्टी जो थी, रिपब्लिकन पार्टी, इनका जनवरी में एक स्टेट है न्यू हैम्पशायर, यहाँ पर जब प्राइमरी इलेक्शन हुआ तो उस समय इनके टोटल कैंडिडेट्स जो थे वो 25 थे। और अलग अलग स्टेट्स में जब धीरे धीरे इलेक्शन होते गए, तो जब 4 जून वहां पर एक स्टेट है साउथ डकोटा, तो साउथ डकोटा में जब इलेक्शन फाइनली कंप्लीट हो गए तो सिर्फ एक कैंडिडेट बचा था इनका। तो 25 कैंडिडेट से धीरे धीरे फिल्टर आउट होके सिर्फ एक कैंडिडेट बचा। और वो कैंडिडेट कौन था पता है? डोनाल्ड ट्रंप। तो इस तरीके से इनका जो प्राइमरी इलेक्शन है वो वर्क करता है। भाई आप सबको मौका दे रहे हो, जिनको लग रहा है कि वो बनना चाहते हैं, ठीक है, आप आओ इलेक्शन में, हम प्राइमरी इलेक्शन कराएंगे और जो सबसे पॉपुलर लीडर होगा आपका, वो लास्ट में उस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगा। और प्राइमरी इलेक्शन भी ना 2 तरीके से करवाए जाते हैं। पहला तरीका है जिसको प्राइमरीज बोलते हैं, और दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं कॉकसेस या काउकसेस, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन का होता है। तो प्राइमरीज में ऐसा होता है कि एक सीक्रेट बैलेट रखा रहेगा आपके पास और लोग आएंगे, उसमें जिस कैंडिडेट को वो चाहते हैं कि वो इस पार्टी से इलेक्शन की रेस में आगे जाए, उसका नाम डाल दिया, बात खत्म। काउकसेस में क्या होता है कि जो पार्टी है वो खुद की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। वहाँ पे पार्टी के मेंबर्स आएंगे सारे और लोग आएंगे, वो लोग बातचीत करेंगे और वो डिसाइड करते हैं कि इस स्टेट से कौन कैंडिडेट आगे जाना चाहिए। तो ये 2 तरीके हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं और ये पार्टी पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा तरीका अपनाना चाहती है। वो पहले स्टेप के साथ जाना चाहती है और दूसरे स्टेप के साथ जाना चाहती है, ठीक है। देखो दोस्तों, प्राइमरी इलेक्शन का ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है यूएसए में। आपको बताता हूँ कैसे। आपको याद होगा साल था 2008 में इलेक्शन हुए थे। उस समय जो डेमोक्रेट्स पार्टी है इनकी, वहां की सबसे पॉपुलर कैंडिडेट जो थी वो हिलरी क्लिंटन, नाम सुना ही होगा आपने। लेकिन फिर होता है आयोवा में प्राइमरी इलेक्शन। एक स्टेट है इनका आयोवा,
यहाँ पे प्राइमरी इलेक्शन हुआ और उसके जो रिजल्ट थे वो बहुत शॉकिंग थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि हिलेरी क्लिंटन की पॉपुलैरिटी तो भाई एकदम खतरनाक चल रही थी, इस तरीके से उनका ग्राफ चल रहा था ऊपर ऊपर। लेकिन फिर एंट्री होती है एक इंसान की जिनका नाम था बराक ओबामा। उनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही आयोवा में इलेक्शन हुए, प्राइमरी इलेक्शन हुए, तो उनकी पॉपुलैरिटी भाई आसमान में चली गई और वहां से वो बढ़ती ही गई आगे को, इस तरीके से बढ़ती ही गई और हिलेरी क्लिंटन की जो पॉपुलैरिटी है ना वो धीरे धीरे घटती गई। और उसके बाद डेमोक्रेट्स की तरफ से जो लास्ट में कैंडिडेट निकले प्राइमरी इलेक्शन के बाद, वो बराक ओबामा निकले पॉपुलैरिटी की वजह से, और लास्ट में जाके प्रेसिडेंट भी कौन बना था, बराक ओबामा ही बने थे। तो इसीलिए प्राइमरी इलेक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो प्राइमरी इलेक्शंस का ड्रामा जब खत्म हो जाता है और महीने की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर के अराउंड का टाइम होता है। तो अब ये थोड़ा ना पार्टी करने का टाइम होता है। यहाँ पे हर पार्टी जो है वो अपना एक नेशनल कन्वेंशन कराती है और यहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, मस्त एकदम पार्टी वार्टी होती है। और नेशनल कन्वेंशन में जो मेन बात है वो ये होती है कि वो पार्टी जो होगी, मान लीजिए रिपब्लिकन की बात कर लेते हैं, तो रिपब्लिकन ने क्या रखा, अपना एक नेशनल कन्वेंशन रखेंगे वो, और वहां पे वो अनाउंस करेंगे कि हमारी पार्टी से कौन प्रेसिडेंट की रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट होगा। तो इस साल रिपब्लिकन की तरफ से उन्होंने अनाउंस किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे इस इलेक्शन के लिए। तो हर पार्टी ने अपना अपना जो कैंडिडेट है वो अनाउंस कर दिया होता है नेशनल कन्वेंशन में। उसके बाद जो होता है ना, वो मेरा फेवरेट चीज है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं अब उनके बीच में डिबेट होगी। तरह से WWE के मैचेस मान लो, यहाँ पे एक दूसरे को पटकनी देते हैं लोग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बिल्कुल देशभक्त हूँ और ये जो बाकी के लोग हैं फालतू के हैं, मुझे वोट दो, मुझे अपना प्रेसिडेंट बनाओ। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट की अगर बात करें तो जनरली सितंबर अक्टूबर का टाइम ये होता है, इस समय ये डिबेट्स होती हैं। और डिबेट हो गई तो भाई अब अगला स्टेप जो होता है वो सीधे मैदान में उतरने का टाइम है, जो कि है वोटिंग का। तो स्टेप 4 है इलेक्शन डे। इलेक्शन डे जो है वो फिक्स है यहाँ पे, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर। तो मैंने यहाँ पे नवंबर मंथ का कैलेंडर बना दिया है 2024 का। तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है कि इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन डे कब होता है यहाँ पे, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर। तो नवंबर का फर्स्ट मंडे कब है, ये रहा फर्स्ट मंडे, 4 तारीख को है। इसने क्या बोला, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। तो आफ्टर फर्स्ट मंडे पहला ट्यूसडे कब आ रहा है, 5th को, यानी 5th को यहाँ पर इलेक्शन होगा, 5th ऑफ नवंबर को। तो हर बार यही चीज फॉलो की जाती है कि जो भी नवंबर का फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे होगा उस दिन आपका इलेक्शन डे होगा। तो अब यहाँ पे अधिकतर लोगों को लगेगा कि भाई ठीक है, यानी कि जो 5th ऑफ नवंबर है इस दिन प्रेसिडेंट के लिए वोट डालने लोग जाएंगे और प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर इतना सीधा सीधा हिसाब किताब नहीं है। लोग उस दिन प्रेसिडेंट को वोट डालने नहीं जाते, प्रेसिडेंट अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करता है हर स्टेट में, उनको वोट डाला जाता है। और हर स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उसके लिए आपको यहाँ का जो पार्लियामेंट है, जिसको यहाँ पे कांग्रेस कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो यूएसए की जो पार्लियामेंट होती है वहां पे भी 2 हाउसेज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 हाउसेज हैं। एक हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे हाउस को कहा जाता है सीनेट। तो यहाँ पर हम पहले सीनेट की बात कर लेते हैं। यूएसए में टोटल 50 स्टेट हैं, तो हर स्टेट को सीनेट में 2 सीट्स मिली हुई हैं। तो यानी कि टोटल सीनेट में कितनी सीट्स हो गई, 100। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सबको बराबर सीट्स नहीं मिली हुई हैं, वहां पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, यहाँ का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, नाम सुना ही होगा, बड़ी बड़ी IT कंपनीज यहाँ पर रहती हैं। तो कैलिफोर्निया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा सीट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनको मिली हुई हैं, 53 सीट्स। अगर दूसरा स्टेट हम बात करें जिसको सबसे ज्यादा मिली हुई है, टेक्सास स्टेट, आपको पता है ये बहुत ही बड़ा है एरिया में। हालांकि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, अलास्का। तो टेक्सास को मिली हुई है 36 सीट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। ऐसी अलास्का जो है ना, अलास्का को एरिया में तो बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत कम है, सिर्फ 1 सीट मिली हुई है। इसी तरीके से हर स्टेट को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर मैं टोटल नंबर बोलूँ तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 50 स्टेट्स की जब हम बात कर लेते तो टोटल 435 सीट्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, प्लस 3 सीट्स
यहाँ पे दी जाती हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, जिसको वॉशिंगटन डीसी बोलते हैं, जो डीसी, उसमें डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वो छोटा सा एक एरिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है वहाँ पे, ठीक है, वो स्टेट्स के अंडर में नहीं है, वो एक अलग से छोटी सी टेरिटरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। तो उनको भी 3 सीट्स यहाँ पर एलोकेट की जाती हैं। तो टोटल कितनी होगी, 438 सीट्स आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में देखने को मिलेंगी। वहीं सीनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो अब जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, इसी के हिसाब से आएंगे। जैसे कैलिफोर्निया में 53 सीट्स कैलिफोर्निया को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मिली हुई हैं और 2 सीट यहाँ से सीनेट में इनको मिली हुई हैं। तो टोटल कितनी सीट्स हो गई, 55 सीट्स इनके पास हो गई। तो 55 रिप्रेजेंटेटिव कैलिफोर्निया से आएंगे। तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए इलेक्शन डे के दिन वोट किया जाता है। तो वहाँ पे एक लिस्ट होगी और उसमें दिया रहेगा कि डेमोक्रेट्स पार्टी जो है उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है, रिपब्लिकन पार्टी जो है उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है, और जिसको आप वोट देना चाहते हैं उस पर आप वोट देंगे और अपना बैलेट पेपर में ये चीज डाल देंगे। तो इस तरीके से इलेक्शन हो जाएगा आपका। इलेक्शन के बाद अब जो अगला स्टेप है वो आता है काउंटिंग का। और काउंटिंग में एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चलता है जिसको कि बोलते हैं विनर टेक्स ऑल। विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैलिफोर्निया में टोटल 54 सीट्स हैं, यानी कि 54 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां से आते हैं। आई थिंक मैंने 55 बोला था, 55 नहीं, 52 + 2 यहाँ पे 54 सीट्स हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन होगा इस स्टेट में। मान लीजिए 4 पार्टीज इलेक्शन में हैं, यहाँ पर ABCD उनका नाम मान लेते हैं। तो इलेक्शन हुए तो सबसे ज्यादा वोट्स मिले, मान लीजिए पार्टी 1 को मान लेते हैं, इनको 51% वोट्स मिले। पार्टी B को मान लेते हैं कि भाई 48% वोट्स मिले। पार्टी C का मान लेते हैं 0.6% और पार्टी डी को मान लेते हैं 0.4% वोट्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स किसको मिली हैं, पार्टी ए को। अब यहाँ पर क्या चलता है, विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं, जिसको मेजॉरिटी मिली है, उसको अब ये सारी की सारी जो सीट्स है ना उसके नाम कर दी जाएंगी, उस पार्टी के नाम कर दी जाएंगी। यानी कि कैलिफोर्निया में पार्टी ए के नाम पर सारी 54 सीट्स कर दी जाएंगी, सारी सीट्स उनकी हो गई। और जो बी के लिए ये 48% वोट्स गए हैं, सी और डी को जो वोट्स मिले वो किसी काम के नहीं रहते हैं। इसीलिए ये जो विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट है इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट शायद नहीं होना चाहिए। और इसी विनर टेक्स ऑल के कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं दुनिया भर में लोगों को लगता है कि यूएसए में सिर्फ 2 ही पार्टीज हैं, क्योंकि आपने यही सुना होगा या तो डेमोक्रेट्स का कोई कैंडिडेट जीतता है या आपने सुना होगा कि रिपब्लिकन का कोई कैंडिडेट जीतता है। ऐसा इसीलिए होता है कि ये 2 पार्टीज बहुत ही पावरफुल हैं और जो बाकी की जो पार्टीज होती हैं ना उनको किसी स्टेट में मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट्स मिल ही नहीं पाते हैं, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन रह ही नहीं जाता और उसका कैंडिडेट आप कभी भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये है विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट। आपको इसका महत्व बताता हूँ यहाँ पे कितना इंपैक्ट पड़ता है इस चीज से। तो ईयर 2016 में आपको पता होगा कि हिलरी क्लिंटन जो थी वो एक कैंडिडेट थी और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप एक कैंडिडेट थे। तो हिलरी क्लिंटन को करीबन 48.2% वोट्स मिले थे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 46.1% वोट्स मिले थे। लेकिन फाइनली जीता कौन था, डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स की जब हम बात करें तो हिलरी क्लिंटन को टोटल मिली थी 227 सीट्स, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मिली थी 304 सीट्स। इसी वजह से कुछ लोग विनर टेक्स ऑल के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि इसको बदला जाना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यूएसए में फॉलो किया जाता है। आप सभी को लग रहा होगा कि अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नहीं, अभी भी कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है। तो अगला जो स्टेप है उसमें ये होता है कि आपके अलग अलग स्टेट से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आ चुके हैं। अब उन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्टर्स कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आ चुके हैं, अब वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। ये प्रोसेस जो है आपको दिसंबर के मंथ में देखने को मिलेगा। अब होता कुछ ऐसा है कि जो भी इलेक्टर्स अब जीत के आए हैं वो अपने अपने स्टेट्स में जाके इकट्ठा होंगे एक जगह और वहां पर होती है वोटिंग। तो आपके सामने एक बैलेट बॉक्स रखा रहेगा और उसमें जो इलेक्टर्स हैं वो आएंगे और अपना वोट डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए थे अलग अलग स्टेट से और जो जीत के आए हैं अब वो उनके लिए वोट करने आएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो सामने वाले कैंडिडेट के लिए वोट कर दें। जो कैंडिडेट ऐसा करते हैं उनको कहा जाता है अनफेथफुल इलेक्टर्स और जो फेवर में करेंगे उनको बोला जाएगा फेथफुल इलेक्टर्स। हालांकि कहीं कहीं किसी स्टेट में ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कानून भी बनाए गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन हर स्टेट में ऐसा नहीं है। तो यहां पर भी थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि रिजल्ट अभी भी पलट सकता है। मान लीजिए कुछ ज्यादा अनफेथफुल इलेक्टर्स हो गए और उन्होंने दूसरी पार्टी वाले के लिए वोट डाले तो रिजल्ट पलट जाएगा। भाई जो काउंटिंग में जो रिजल्ट निकला था ना वो पलट जाएगा इससे। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है, ऐसा हिस्ट्री में देखने को मिला है। अब इलेक्टर्स ने भी अपनी वोटिंग कर दी तो अब वो सारे जितने बैलेट बॉक्सेस थे जिनमें वोटिंग हुई थी वो पहुंच जाएंगे इनकी पार्लियामेंट में, जिसको बोलते हैं कांग्रेस। तो उनके सामने ये सारी की सारी पेटियां पहुंचेंगी और अगर डेट की बात करें तो डेट होती है 6 जनवरी
तो वो सारे बैलेट बॉक्सेस यहाँ पे पहुंचेंगे कांग्रेस के सामने और अब होगी काउंटिंग। अब जब काउंटिंग की बात होती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एक पार्टी को। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर टोटल 538 रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं अलग अलग स्टेट से। तो 538 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसका 50% निकाल लेंगे, तो वो आपका आ जाएगा 269। और 269 में आप 1 प्लस कर दीजिए तो नंबर आ जाता है आपका 270। यानी यही है मेजॉरिटी का आंकड़ा। 50% से ज्यादा सीट चाहिए एक कैंडिडेट को जीतने के लिए, और वो जादुई आंकड़ा क्या है, 270 का। तो जिसको 270 सीट्स मिल गई यहां पर, वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। तो फाइनली जब ये कंफर्म हो चुका है कि प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है, तो आखिरी स्टेप बच जाता है, जो कि है ओथ सेरेमनी का। स्टेप नंबर 8 इज ओथ सेरेमनी। और ओथ सेरेमनी यहां पर जनरली होती है 20th जैन के दिन। इसको ये लोग इनॉग्रेशन डे भी बोलते हैं। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, वो पूरी होती है। तो देखेंगे ऑलमोस्ट 2 साल लग जाते हैं इस प्रक्रिया को पूरे होने में। मार्च 2023 में ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और जनवरी में जाके, ऑलमोस्ट जैन खत्म हो रहा है, तब जाके ये प्रक्रिया खत्म हो रही है। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसेस है वो इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस से। अगर आपको नहीं पता इंडिया का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी वो वीडियो का लिंक आ जाएगा आपको, आप उसको देख सकते हैं और फिर कंपेयर करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि क्या पॉजिटिव्स आपको यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस में लगते हैं और क्या इंडिया के प्रोसेस में। और अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखी है तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, तो थोड़ा सा एंगेजमेंट हेल्प करता है वीडियो को थोड़ा ऊपर आने में। यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करीबन 2 साल लगते हैं, हमारा भी 1.5 साल से ऊपर के बाद ये वीडियो आ रहा है। और साथ ही एक कॉमेंट्स भी छोड़ के जाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप किस कंट्री के इलेक्शन प्रोसेस पे वीडियो चाहते हैं या कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश करूंगा इस चैनल पे अब हम थोड़ा कंटिन्यूटी बना के थोड़ा वीडियोस जब टाइम मिले मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। और आप लोग अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूं आपसे होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो जल्दी आएगी उसमें। जय हिंद, जय भारत।